हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनोवेटिव बैकग्राउंड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है न्यूमेरिकल के पोर्शन से। ठीक है बच्चों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है बच्चों, आज का जो कंटेंट है बच्चों बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आपको मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद ही कहीं यूट्यूब पे आपको मिले। अगर यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब पे ये टॉपिक जाके सर्च करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर आपको कंपैरिजन करना होगा कि इस कंटेंट में और दूसरे कंटेंट में कितना फ़र्क है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, देखो मैं यहाँ पर कुछ नोट आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जब हमने कुलाम्स का लॉ पढ़ा था तो हमारे पास में एक चार्ज Q1 है और एक पॉइंट चार्ज Q2 है। ठीक है बच्चों, ये Q1 जो है इस Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसकी वैल्यू हमने कितनी कंसीडर की थी, F21 वेक्टर। राइट, दोनों ही आपके पॉइंट चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है Q1 एंड Q2। और यहाँ पर आपका Q2 पे Q1 की वजह से एक फोर्स लग रहा है F21 वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन मैंने किधर ली है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। बिकॉज दोनों जो चार्जेज वो आपके क्या है, सेम नेचर के हैं। या तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होनी चाहिए। राइट, अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक थर्ड चार्ज Q3 इनके नियर बाय क्या करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ। कहीं पे भी आप प्लेस कर लो, यहाँ 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 यहाँ, कहीं पे भी XYZ। जैसे ही आप Q3 को लेके आते हो तो ये जो आपका फोर्स है ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 विल बी अनचेंज्ड। ये आपको नोट डाउन करना है। कोई से भी दो चार्जेज हो, उनके बीच में कोई सा भी फोर्स लग रहा हो, वो तीसरे चार्ज से क्या रहेगा, आपका अनचेंज रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। राइट, चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम। हमारे नेचर में जनरली मैंने आपको चार टाइप के फोर्सेस बताए थे: न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड लास्ट वन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कूलॉम्स लॉ की वजह से लगता है दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच, उनका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ रेशियो ले रहे हैं, उसका कंपेरिजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास तो आपको पता होना ही चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इट मीन्स हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच में हमने कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिया XYZ। अब उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ले लो 1। उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी ले ली बच्चों हमने, 1। अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। तो उसकी वैल्यू और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बच्चों 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर रहेगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। राइट डाउन कर लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर एग्जाम के अंदर। इट मीन्स हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो उन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कितने टाइम्स मोर होएगा, 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर होता है। ये देखो, तो इट मीन्स ऊपर आपका क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या हो गया, 10⁻43 डिवाइडेड बाई 1। इट मीन्स आपका देखो ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका नोमिनेटर में और नीचे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इट मीन्स ये पावर नेगेटिव में है तो आप इसको ट्रांसफर कर लो तो क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 10⁻43। इट मीन्स आपका ग्रेटर कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह से आप क्या देख सकते हो, टू प्रोटॉन्स के बीच, जब हम दो प्रोटॉन्स के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं, हमने उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी ले ली, 1। तो अगर हम उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं तो वो आएगा बच्चों आपका कितना, 10⁻36 टाइम्स मोर मिलेगा, ग्रेटर होएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इसी तरह से अगर हम कंपेरिजन करें, फोर्स देखें, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटेशन जो फोर्स रहेगा उसकी हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ ले ली कितनी, 1। और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करो तो वो आएगा आपका 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में कितने टाइम्स ग्रेटर रहेगा बच्चों, 10⁻39 टाइम्स मोर रहेगा। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को जो डिक्रीजिंग ऑर्डर तो पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि आपके न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है। आपके जो न्यूक्लियस होती है उसमें दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, दो टाइप के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उनके बीच जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियर फोर्स हो गया।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बच्चों आप जानते हो, दो मूविंग चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और वीक फोर्स मैंने आपको बताया था बीटा डीके में जो प्रोसेस में जनरेट होता है वो क्या होता है, एफ वीक। ठीक है बच्चों। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है, दो ऐसी बॉडीज जो मास कंटेन करती हैं उनके भी जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे लॉन्ग रेंज का जो फोर्स है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो बच्चों बेसिक सा और सिंपल सा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आपके पास में एक सिस्टम है, उसमें नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, इंट्रोड्यूस है, रखे हुए हैं, प्लेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जितने भी आपके इंडिविजुअल चार्जेस है उनकी वजह से उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स आएगा उसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या होती है, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिस्टम कंसिडर किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया है क्यू। आप चाहो तो इस चार्ज को एक्स वाई जेड कुछ भी कंसिडर कर लेते हो। मान लो आपने क्यू नॉट कंसिडर कर लिया, यहाँ पे आपने क्यू वन लिया, यहाँ पे आपने क्यू टू लिया, यहाँ पे आपने क्यू थ्री लिया, डॉट डॉट ऐसे करते हुए आपने क्यू एन चार्ज ले लिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ज ले लिए जिनकी वैल्यू डिफरेंट। ये वाला, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। और ये सभी पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में हम पॉजिटिव नेगेटिव सभी कंसिडर करेंगे बाद में, अभी मैं सबको पॉजिटिव लेके चलता हूँ। ये वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में। ये वाला भी किधर लगाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये भी किधर लगाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये भी इस पे किधर लगाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और इन फोर्सेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्यू नोट पे फोर्स लग रहा है तो पहला फोर्स हो गया आपका एफ नोट वन वेक्टर। क्यू टू की वजह से कितना फोर्स हो गया आपका, एफ नोट टू वेक्टर। थ्री की वजह से कितना हो गया, तो आपने क्या देखा, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज कितने हो गए क्यू नोट के ऊपर, एफ नोट वन वेक्टर। सेकेंड की वजह से कितना हो गया, एफ नोट टू वेक्टर। थर्ड की वजह से कितना हो गया, एफ नोट थ्री वेक्टर। डॉट 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 करते हुए आपके पास में लास्ट वाला जो चार्ज था उसने क्यू नोट पे कितना फोर्स लगाया, एफ नोट एन। इट मीन्स आपको क्या देखना है, जो हमारे पास में क्यू नोट चार्ज था उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा बच्चों, वो क्या रहेगा, आपके जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनकी वजह से जो क्यू नोट पे फोर्सेस लगे इंडिविजुअली फोर्स, उनका सबका क्या करना है, वेक्टर सम। और यही आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया। इसी को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ध्यान रखना बच्चों, इस इन फोर्सेज को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। वाई, देखो मैं आपको थोड़ा हल्का सा बेसिक समझा देता हूँ। मान लो मेरे पास में एक क्यू नोट चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास में दो फोर्सेज है, सॉरी दो चार्जेस हैं, क्यू वन एंड क्यू टू। ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा है बच्चों कितना, एफ नोट वन वेक्टर। एंड ये इस पे कितना लगा रहा है बच्चों, एफ नोट टू वेक्टर। अब आपको पता है कि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में नहीं है। अगर बच्चों सेम डायरेक्शन में होते तभी तो मैं ऐड करता हूँ उनको। फिर भी हम क्या करते हैं, देखो आपने वेक्टर्स में देखा होगा, अगर दो वेक्टर्स है ना सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम डायरेक्ट उनका मैग्नीट्यूड ऐड कर देते हैं, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगी। अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 90 डिग्री में है तो रूट पहले वाले फोर्स का स्क्वायर और दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर या जो भी वेक्टर होते हैं उनको कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में दो फोर्सेज आ गए, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आने वाला है। अब जब रिजल्टेंट इस तरह से आने वाला है तो बच्चों हमें क्या करना है, इनकी डायरेक्शन को भी ध्यान रखना है। इट मीन्स इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है तो इसके दो रेजुलेंट कंपोनेंट लेते हैं हम, एक तो इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। इसी तरह इस फोर्स के दो हम कंपोनेंट लेंगे, इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। इट मीन्स हमारे पास में जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आने वाली वो क्या आ रही है, आई केप प्लस जे केप, दोनों आएगी बच्चों यहाँ पे। तो आपका जो एफ नोट वन वेक्टर आई केप हो गया, एक आपका एफ नोट वन जे वेक्टर भी हो गया। इसी टाइप का आपका क्या हो गया, एफ नोट टू आई केप भी हो गया, और दूसरा आपका एफ नोट टू जे केप भी हो गया। इस तरह से देखो सब चीज़ आ गई इसके अंदर, एक्स एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेज भी आ गए और वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेज भी आ गए। और फिर हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, हमेशा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या कोई भी वेक्टर्स होते हैं, जरूरी नहीं कि फोर्सेज के लिए हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो उन वेक्टर्स का, जितने भी वेक्टर्स आपके आए हैं उन सब का क्या करना है, वहाँ पे वेक्टर सम करना है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे देखो क्यू, यहाँ पे एक चार था, एनोदर चार्ज क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर। इनके जो डिस्टेंसेज है या पोजीशन वेक्टर, अगर आप पोजीशन वेक्टर लेना चाहो तो आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर, आर थ्री वेक्टर इस तरह से ले सकते हो। तो क्यू वन इस पे फोर्स कितना लगाएगा, क्यू नोट पे या क्यू पे, इधर इस डायरेक्शन में।
ये किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ये किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में, ये किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो इन सभी फोर्सेज को डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, उनके ऊपर वेक्टर लगा के ऐड करना है, इट मीन्स उनका वेक्टर सम करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप थ्योरी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कंसीडर कर लिया हमने नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 आर अप्लाइंग फोर्स ऑन चार्ज Q। तो नेट फोर्स कितना हो गया आपके Q पर, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, डॉट डॉट Fn वेक्टर। इसका आप एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हो। जैसे कि मान लो मैं टोटल फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, तो ये हो गया F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, डॉट डॉट करके बच्चों मैंने क्या लिख दिया, Fn वेक्टर। फॉर्मूला देखो बच्चों, मैंने सब ये जो सिस्टम लिया है ये वैक्यूम में लिया है, तो 1/4 सब में कॉमन आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल Q Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। इस तरह से होते देखो, तो Q तो कॉमन आ रहा है, इट मीन्स सर आपके पास में F वेक्टर इज इक्वल टू आ रहा है 1/4 तो कॉमन था ही, और Q भी आपका कॉमन है। इट मीन्स हमारे पास बच्चों क्या हो गया, Q1/R1 स्क्वायर, और इसका जो यूनिट वेक्टर है ना वो आप कुछ ही मान लेना R1 के। इसी टाइप से क्या हो गया, Q2/R2 स्क्वायर, इसका जो यूनिट वेक्टर कितना मान लिया, R2 के। Q3 इस तरह से करते जाओ आप। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका जो सुपर पोजिशन है फोर्सेज का वो सिंपल सा टॉपिक है, इस पर हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक नोट बता देता हूँ, हल्का सा, वो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। कूलाम्स लॉ के ऊपर जो साहित्य आपको कहीं मिलेगा, आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर लेना, कूलाम्स लॉ से रिलेटेड ये वाला जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझना। बच्चों जब हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेज है और वो वैक्यूम में प्लेस्ड है, एक है Q1 और एक Q2। अब बच्चों मैंने क्या कर दिया, कंप्लीटली यहाँ पर एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, मैंने क्या किया, दो चार्ज लिए Q1 Q2 और उनके बीच पहले क्या था, वैक्यूम था। अब मैंने कंप्लीटली इनके बीच क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर। तो अब आपको पता होना चाहिए पहले जो फोर्स था वो F इक्वल टू क्या था, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, मान लो हमने कंसिडर कर ली डिस्टेंस इनके बीच कितनी है, आर है। ठीक है, तो पहले जो फोर्स था वो कितना है हमारे पास में वैक्यूम में, 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, राइट डाउन करते हुए चलना। अब जैसे ही आप क्या करते हो यहाँ पर इसके बीच में ये मीडियम में फोर्स लिख लेता हूँ मैं, 1/4 एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इट मीन्स आपने जैसे ही एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम रिप्लेस कर दिया आपने, उसके अंदर कंप्लीटली फिल कर दिया, तो हमारे पास में फोर्स ये आ गया। इट मीन्स यहाँ तो पता लग रहा है कि बच्चों हमारा फोर्स रिड्यूस हो गया है एज कंपेयर टू वैक्यूम में। वैक्यूम में जो आपका फोर्स था उसके कंपेयर में फोर्स रिड्यूस हो गया। कितने टाइम्स रिड्यूस हो गया, एप्सिलॉन आर टाइम्स। देखो यहाँ पे ये टर्म्स एक्स्ट्रा है। इट मीन्स आपको एक पता होना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हुआ है, रीज़न क्या है। यहाँ पे देखो रीज़न बच्चों क्या है, जो आपकी उन दो चार्जेस की भी डिस्टेंस थी ना, वो क्या हो गई, जनरली इमेजिन करनी पड़ेगी, ऐसे लगता है कि जैसे उनके बीच जो डिस्टेंस वो इंक्रीज हो गई हो, जबकि आपके चार्ज तो वहीं के वहीं हैं। बस हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना वो प्लेस किया है। इट मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हो सर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से हुआ है, बट यहाँ पर इस तरह से आपको फील होता है, इस तरह से इमेजिन होता है कि उनके बीच जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज हो गई है। और वो जो डिस्टेंस इंक्रीज हुई, तो देखो इस फॉर्मूले को मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे था हमारे पास में R, और मैं इसको बना लेता हूँ एक बार रूट एप्सिलॉन, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। देखो बच्चों आप R रूट एप्सिलॉन आर का स्क्वायर करो, वापिस वही फॉर्मूला आने वाला है, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर। आया नहीं है, इट मीन्स इस बार जो डिस्टेंस वो R न होके कितनी है बच्चों, R रूट एप्सिलॉन आर है। समझ में आ गया यहाँ तक। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पहले डिस्टेंस R थी, अब डिस्टेंस कितनी है, उन दो पॉइंट चार्ज के बीच इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी है, जिसको हम इफेक्टिव एयर सेपरेशन बोलते हैं।
तो इस बार जो एयर सेपरेशन है बच्चों वो आर नहीं है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया तो वो जो एयर सेपरेशन डिस्टेंस वो कितनी है, आर रूट एप्सिलॉन आर हो गई। ये इमेजिन होती है ऐसा, लगने में तो हमें आर ही लग रही है कि डिस्टेंस आर ही, अगर डिस्टेंस आर ही रहेगी तो फिर आपका फोर्स वही एफ ही रहेगा। तो फोर्स रिड्यूस होने का कारण क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई एफ रूट एप्सिलॉन आर टाइम से। बच्चों कितनी हो गई, रूट एप्सिलॉन आर टाइम से आपकी डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं सॉरी, आज आपकी जो डिस्टेंस है वो रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गई, आर की कितनी हो गई, रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स हो गई। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाए तो फिर हमें वापस वही वाला फोर्स लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी या डिस्टेंस कितनी करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर लो, डिस्टेंस को आर डिवाइडेड बाई रूट एप्सिलॉन आर कर लो। करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मीडियम के अंदर यही फोर्स है ना, तो यहाँ पे देखो आर की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं डिस्टेंस को आर डिवाइडेड बाई रूट एप्सिलॉन आर कर देता हूँ तो यहाँ तो आर स्क्वायर हो गया, इस रूट स्क्वायर से ये आपका रूट कैंसिल, एप्सिलॉन आर से आपका एप्सिलॉन कैंसिल, देखो वापिस वही फॉर्मूला आ गया जो आपके वैक्यूम में था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिक से मैं आपको नोट के अंदर डलवा देता हूँ, जब आपका मीडियम इंट्रोड्यूस होता है तो एयर से इफेक्टिव एयर सेपरेशन कितना हो जाता है, आर रूट एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, अब आपको वो दे कि पहले वाला जैसा जो आपका वैक्यूम में फोर्स था वही वापस हमें करना है, तो डिस्टेंस हमें क्या करनी पड़ेगी मीडियम के अंदर, आर डिवाइडेड बाई रूट एप्सिलॉन आर। बस ये चीज़ आप लिख लो, राइट डाउन कर लो। चलो अब हम सुपर पोजिशन पे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। टू स्मॉल आइडेंटिकल स्पेयर्स हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस are kept at a certain distance, F force between act between the two charges, and if the middle of two spares another similar spare having plus q charge is kept, then it experience a force in magnitude and direction। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है हमारे पास में, पहले से क्या है, दो स्मॉल आइडेंटिकल स्पेयर्स है जिनको हम एज ए कंसिडर कर रहे हैं पॉइंट चार्ज, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू, और इनके बीच जो डिस्टेंस रखी है वो हमने कुछ ना कुछ रख ली, मान लो आर। ये कह रहा है कि इनके बीच जो भी फोर्स है वो कितना है, एफ है, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना आ रहा है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या कहा जा रहा है कि इनके मिड में एक प्लस क्यू चार्ज हमने रख दिया, बच्चों क्या कर दिया हमने, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो ये कह रहा है कि अब इस प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो कितना होगा। देखो बच्चों यहाँ सुपरपोजिशन लगने वाला है, मैं इस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालने वाला हूँ, तो ये प्लस क्यू वाला फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है इसको किधर करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ध्यान रखना बच्चों, जिस पे फोर्स निकालते हैं ना, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालते हैं उसके ऊपर हम चेक करेंगे वो अट्रैक्ट होएगा रिपेल होएगा। ऐसे मत करना कि आप लोग इस प्लस क्यू को ये माइनस अट्रैक्ट करना, नहीं, हम इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं प्लस क्यू पे, इसलिए नेगेटिव वाला उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स दोनों फोर्सेज की डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम डायरेक्शन में, और किधर है, माइनस क्यू चार्ज की तरफ। चलो हमें एक तो डायरेक्शन का पता लग गया कि माइनस क्यू चार्ज की तरफ डायरेक्शन आने वाली है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जब डिस्टेंस आर थी तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, r/2। तो बच्चों फॉर्मूला बन गया, और दो फॉर्मूले आ भी, अगर उन दोनों को ऐड करना है, डायरेक्शन का पता लग ही गया माइनस क्यू। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले F1 निकाल लेते हैं। तो F1 क्या हो गया, के क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, प्लस क्यू चार्ज पे प्लस क्यू चार्ज की ओर से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स, तो यहाँ कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से इसका कितना हो गया, 4। इट मीन्स हमारे पास में क्या हो गया, 4 k/q² अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा वाला जो फोर्स है माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज पे, तो बच्चों उसकी भी डिस्टेंस वही r/2 थी और डायरेक्शन भी वही है, तो इट मीन्स आपके दोनों फोर्सेज क्या रहेंगे, सेम से रहेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपका आंसर हो गया 8 k/q² डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आपको पता लग ही गया, नेगेटिव चार्ज की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। तो आंसर चेक करते हैं, 0 9 8 एफ टूवर्ड, अब देखो यहाँ एफ से भी कंपेयर करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, 8 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर, ये तो एफ था ही। इट मीन्स जो आपका दो चार्ज की भी जो फोर्स लग रहा था उसका 8F हो रहा है, पहली बात तो ये है, उसका 8 टाइम्स हो गया वो फोर्स। तो देखो यहाँ पे 8F, बट ये लिख रहा है प्लस क्यू चार्ज, ये रॉन्ग है, 8F माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, अगर आप फिर भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो नीचे सॉल्यूशन देख सकते हो, ये लो बच्चों।